स्वदेशी, आदिवासी या जनजातीय वास्तुकला या इंडिजिनस आर्किटेक्चर का संरक्षण दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती बन के सामने आया है। स्थानीय वास्तुकला या वर्नाकुलर आर्किटेक्चर भी थ्रेटेंड या लुप्त होने की कगार पर है, परंतु यहाँ हम केवल इंडिजिनस आर्किटेक्चर या वास्तुकला की ही बात करेंगे। दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है। पहला यानी इंडिजिनस आर्किटेक्चर अपनी बनावट में क्षेत्रीय, मटेरियल या सामग्री में भी क्षेत्रीय तथा खुद बनाया जाता है, जबकि दूसरी कैटेगरी वर्नाकुलर आर्किटेक्चर अपनी बनावट में क्षेत्रीय है, लेकिन मटेरियल और कारीगरी बाहर की हो सकती है। वर्नाकुलर आर्किटेक्चर ज़्यादा बेहतर रिकग्नाइज्ड है और डॉक्यूमेंटेड है। स्वतंत्रता के बाद हिंदुस्तान में कुछ संग्रहालयों में इंडिजिनस आर्किटेक्चर पर भी बहुत अच्छा काम हुआ है, जैसे कि भोपाल में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इसमें हिंदुस्तान के सब क्षेत्रों के इंडिजिनस आर्किटेक्चर को स्थान दिया गया है। नमस्कार, वेलकम टू द बीरा दास शो, where I take you through the fascinating cultures of cities, towns and art objects. विश्व युद्ध 2 के बाद दुनिया डेवलपमेंट के एक ऐसे होड़ में फंस गई कि कुछ सोचने समझने को जैसे समय ही ना मिला हो। इस जल्दबाजी में और अपने लक्ष्य तक जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए बहुत सारे लोगों को अपने रास्ते, अपने जीने के तरीके और अपने विचार बदलने पड़े और बहुतों को तो लुप्त होना पड़ा। नए मटेरियल्स लोगों को लुभाने लगे और हमारी वास्तुकला, जो हमारी संस्कृति की प्रतीक थी, वे म्यूजियम्स में पहुंचने लगी। कुछ कम्युनिटीज़ इस रफ्तार से दूर अपने पुराने मकानों में रह गईं और उसी में अपना गुजारा करती रहीं। ये कम्युनिटीज़ जब बहुत कम संख्या में रह गईं, तब ख्याल आया कि इनका संरक्षण करना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत कुछ लुप्त हो जाएगा। यह वास्तुकला एक पूरा ज्ञान है जो एक व्यक्ति से जुड़ा न होकर पूरे समाज में निहित है, जो उनके जीवन से जुड़ा है और उनके उत्तर जीवन या सर्वाइवल से भी जुड़ा है। स्वदेशी या आदिवासी वास्तुकला किसी भी स्थान के भौगोलिक संपदा, जैसे कि वहाँ की मिट्टी, वहाँ की वनस्पति, वहाँ का वन्य जीवन, वहाँ के कीड़े मकोड़े, वहाँ के वायरस, वहाँ की आब हवा और सबसे ज़्यादा पुश्तैनी ज्ञान पर निर्भर है। इसमें से एक भी मापदंड बदल जाए तो यह वास्तुकला पर इसका असर पड़ता है। इसका बहुत सुंदर उदाहरण हमें हमारे पहाड़ों पर देखने को मिलता है, जो कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका स्वरूप बदलते देख सकते हैं। और यह वास्तुकला बदल जाए तो उसका वहाँ के भूगोलिक मापदंडों पर भी असर पड़ता है। इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम स्वदेशी वास्तुकला का भूगोलिक संपदा या पर्यावरण के संबंध को ज़रा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम स्वदेशी, आदिवासी क्या है ये देखते हैं। वेबस्टर डिक्शनरी या शब्दकोश स्वदेशी या आदिवासी इन व्यक्तियों को कहता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र के मूल निवासी लोगों के समूह का वर्णन करता है। यह बहुत से प्रश्न पैदा करता है। हम कितने पीछे मूल निवासी को ढूंढने या उसकी वास्तुकला को ढूंढने जाएं? एक आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी है जो कहती है कि
पहले 2 पैरों पे चलने वाला मानव यानी होमो सेपियन हिंदुस्तान में अफ्रीका से 70,000 साल पहले आया। तब से अभी तक के माइग्रेशंस कई लहरों में हुए हैं जो काफ़ी रीजनल या क्षेत्रीय भी हैं। ये सारे माइग्रेशंस को समझना तथा उसका संरक्षण करना हमारा दायित्व भी है। हमारी मेमोरीज या याददाश्त या इतिहास ही हमारी व्यक्तिगत तथा सामूहिक वास्तविकता है या रियलिटी है। मेमोरी लॉस या स्मृति नष्ट होने से आप इररिलेवेंट या व्यर्थ हो जाते हैं और आपकी पहचान या आइडेंटिटी का अस्तित्व नहीं रह जाता। तो प्रश्न होता है कि स्वदेशी, आदिवासी या इंडिजिनस पीपल कौन है? स्वदेशी आदिवासी वास्तुकला या इंडिजिनस आर्किटेक्चर क्या है जिसको हमें संरक्षण प्रदान करना है? यूनेस्को कहता है स्वदेशी लोग एक सामान्य शब्द है, लेकिन कुछ देशों में अन्य शब्दों के लिए प्राथमिकता है, जैसे कि पहले लोग, आदिवासी, जनजातीय समूह आदि। स्वदेशी लोग की आधिकारिक परिभाषा अभी तक किसी भी संयुक्त राष्ट्र निकाय ने अपनाई नहीं है, लेकिन प्रणाली ने निम्नलिखित के आधार पर इस शब्द की आधुनिक समझ विकसित की है। पहला पॉइंट है, व्यक्तिगत स्तर पर स्वदेशी लोगों के रूप में स्वपहचान और समुदाय द्वारा अपने सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाना। दूसरा, प्री सेटलर्स या प्री कॉलोनियल समाजों के साथ ऐतिहासिक निरंतरता। तीसरा, क्षेत्रों और आसपास के प्राकृतिक संसाधनों के साथ मजबूत संबंध। विशिष्ट भाषा और संस्कृति और आस्था। समाज के गैर प्रमुख समूहों को बनाना। विशिष्ट लोगों और समुदायों के रूप में अपने पैतृक वातावरण और प्रणालियों को बनाए रखने और पुनः उत्पन्न करने का संकल्प। तो हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा समुदाय है जो ये सारे मापदंड पर खरा उतरता है? डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती, जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के बहुत ही सफल डायरेक्टर रह चुके थे और जिनका जनजातीय समाज के साथ ज्ञान और जज्बात का रिश्ता है, उनकी सलाह लेना ज़रूरी समझा। चक्रवर्ती जी एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारों में रहकर कुछ लैंडमार्क जनजातीय संग्रहालयों को बनाने में सहायक रहे हैं। उन्होंने दुनिया के एक्सपर्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बुलाकर कई लेक्चर्स भी रखवाए हैं, जिसका लाभ पूरे शहर को मिलता रहा है। उत्साह से भरपूर वे हमेशा जनजातीय बसाहट के स्थान पर जाकर उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों का और उनके कल्याण का आकलन करते रहे हैं, जिससे वे उनकी समस्याओं को देश विदेश की कल्याणकारी नीतियों का लाभ पहुंचा सकें। चक्रवर्ती जी ने मुझे तारा डगलस नामक एक इंडिपेंडेंट एनिमेशन फिल्म मेकर से मिलवाया, जो हिंदुस्तान में कई समय से जनजातीय कहानियों को एनिमेशन फिल्म में उन्हीं की चित्रकारी द्वारा बनाए चित्रों से और उन्हीं की भाषा में दर्शाती रही हैं। ये फिल्म में लेक्चर के साथ साथ दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में दिखाती भी रही हैं। वे लंदन से एक आदिवासी ट्रस्ट चलाती हैं
और वहाँ नेहरू सेंटर में एग्जीबिशन लेक्चर के साथ उन फिल्म को दिखाती हैं। ऐसे ही एक अवसर पर मैंने एक गौंड कलाकार के लंदन जाने में इंटैक्ट नामक संस्था की तरफ से आर्थिक मदद भी दी थी। राजेंद्र श्याम और वेंकट श्याम ने लंदन जाकर एलिफेंट परेड नामक एक इवेंट में तारा जी की मदद से हिस्सा भी लिया। एलिफेंट परेड एक बहुत बड़ा आउटडोर आर्ट इवेंट था जिसे एलिफेंट फैमिली नामक संस्था ने एशियन हाथियों के संरक्षण के इरादे से रखा था। इसमें 250 फाइबर ग्लास एलिफेंट के मॉडल को बनाया गया जो जाने माने कलाकारों द्वारा पेंट करके उसको ऑक्शन किया गया था, जिससे 2010 में 100 करोड़ रुपए जमा किए गए जो केरल के हाथियों की मदद के लिए एलिफेंट फैमिली को दिए गए। गौंड कलाकारों द्वारा पेंटेड हाथी की चर्चा वहाँ के अखबारों में भी काफ़ी आई। तारा डगलस को ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी ने एंडेंजर्ड वुडन आर्किटेक्चर ग्रांट के अंतर्गत एक ग्रांट दिया जिसको तारा ने अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में बसे वांचो ट्राइब के बांसों और लकड़ियों के मकानों को टेक्निकल एक्सपर्ट्स और आर्किटेक्ट्स के साथ मिलकर डॉक्यूमेंट करने में बिताया। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य वहाँ के मकान बनाने की कला और वहाँ की संस्कृति के संबंध को समझना और उसको उजागर करना था। एक उद्देश्य उनकी बहुत संपन्न और विकसित मकान बनाने की प्रणाली, तकनीक, कला, इतिहास, नाप, सामग्री, रीतियाँ को समझना भी था। पूरा समाज मिलके यहाँ के मकान बनाता है और उसके समय समय पर रखरखाव का कार्य भी करता है। ये सारा काम बिना पैसे के किया जाता है, जिसके संपन्न होने के बाद सब मिलकर दावत करते हैं, जैसे कुछ एस्ट्रिक्स एंड ऑब्लिक्स के गॉल विलेज की तरह। ये सब करने के लिए पहले तारा ने वहाँ के लोगों से संपर्क कायम किया, उनकी कहानियाँ फिल्म की। उन लोगों ने भी वहाँ पर तारा के लिए एक मकान बनाया। वांचो नागा ट्राइब पटकई रेंज के पहाड़ी इलाकों में बसते हैं, जहाँ पहुँचना काफ़ी मुश्किल है। वॉरियर जैसे स्ट्रॉन्ग और हैंडसम यहाँ के ट्राइबल्स क्रिश्चियन हैं, परंतु ट्राइबल कस्टम्स को अपनाते हैं और उस पर आचरण करते हैं। संपर्क से दूर ये अपना खान पान के लिए स्वयं पर निर्भर रहते हैं और टैपियोका नामक कंदमूल का सेवन करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के संपन्न होने पर तारा ने वहाँ के कस्टम के अनुसार एक सामूहिक सम्मेलन का नियोजन कामुआ नौखनू नामक गांव में रखा, जिसमें चक्रवर्ती जी के साथ मुझे भी बुलाया। डिब्रूगढ़ पर उतरने के बाद सड़क के रास्ते से हम वहाँ के लिए निकले। तारा ने इनर लाइन परमिट तैयार रखे थे, जिनको चेक पोस्ट पर दिखाने के बाद हमने आसाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश किया। हम लोग टाटा की जेनॉन ट्रक के केबिन में थे, जिसके पीछे कुछ कामुआ नौखनू के युवक एवं युवतियाँ थीं और दावत के लिए 32 चिकन भी थे। मौसम बहुत ठंडा था। उस गांव के स्कूल मास्टर की पत्नी तोयमन वांगसा भी हमारे साथ थी। चक्रवर्ती जी और मेरा शायद इस तरह से यात्रा करने का पहला अवसर होगा।
सार्थक जी भी साथ थे, जो तारा और चक्रवर्ती जी का वार्तालाप के लिए वीडियो इंटरव्यू लेने साथ में थे। सार्थक जी मेरे बेटे हैं और वार्तालाप के प्रोड्यूसर। हम लॉन्गडिंग नामक जगह में रुके, जो कि लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल है। तारा ने वहाँ अपनी ड्राइंग्स की प्रदर्शनी से वहाँ के लोगों को और ऑफिशियल्स को अपने काम से अवगत कराया। सब सम्मिलित हुए। दूसरे दिन हम लोग खमुआ नौकनू के लिए निकले, जहाँ हम जटवांग वांगसा के घर में रुके। जटवांग वांगसा और उनकी पत्नी एक बहुत अच्छे होस्ट थे और उनका मकान एक पारंपरिक मकान था। जटवांग वांगसा तारा के मिथ, मेमोरी एंड फोक टेल्स ऑफ द वांचो ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश, द स्टोरीज ऑफ आवर एंसेस्टर्स नामक किताब के को ऑथर भी हैं। ये एक इलस्ट्रेटेड किताब है जिसे नियोगी बुक्स ने 2024 में पब्लिश किया, और ये एक वहाँ की प्रचलित बिलीव्स को संजोया गया कंपाइलेशन है। खमुआ नौकनू गांव पहुंचकर ऐसा लगा जैसे टाइम मशीन में बैठकर 16th सेंचुरी की जगह पहुंच गए हैं। वहाँ के मकान जैसे वहाँ की पहाड़ियों से उगे हों, बहुत सुंदर और बहुत अर्दी। सब मकानों में एक आग की जगह होती है, जिसके आसपास बैठकर कहानियाँ सुनाई जाती हैं। वहीं पर मछली पकाई जाती है और आग में टैपियोका भी सिकता रहता है। एक पारिवारिक जगह है जहाँ लोग छोटे बैम्बू स्टूल्स पर बैठकर चाय, मछली, टैपियोका, कंद, मिलेट इत्यादि खाते अपना समय बिताते हैं। दूसरे दिन गांव में एक मकान का रखरखाव चल रहा था, उसे हम देखने गए। फिर गांव देखा, लॉग ड्रम्स भी देखे। लॉग ड्रम्स एक बड़े लॉग को कार्व करके बनाया जाता है और उसको दूसरी लकड़ी से उससे कई किस्म की ध्वनि निकाली जाती है। ये एक उनका कम्युनिकेशन का ज़रिया है। एक गांव से दूसरे गांव तक आवाज़ जाती है और लोग कहाँ हैं, कितना सेफ हैं, किस पोजीशन में है, ये सब बताती है। आर्किटेक्चरल ड्राइंग वहाँ के चीफ के मकान में रखी गई थी, जहाँ लोग उसे देखने आ रहे थे। चीफ का मकान वहाँ का सबसे बड़ा मकान है और वहीं पर दावत भी रखी गई थी। चीफ के घर की ड्राइंग्स उन्हीं के मकान में देखने से निर्माण की जटिलता या कॉम्प्लेक्सिटी को समझने का बहुत अच्छा मौका मिला। दावत में चिकन के अलावा मिलेट वाइन भी थी, जो बैम्बू को काट के बनाए गए ग्लासेस में दी गई थी। वहाँ पर एक विलेज बूढ़ा भी था, जो एक सरकारी पदवी है, एंड ही वोर द बैच विद ग्रेट प्राइड। विलेज चीफ कई पत्नियां रख सकते हैं और इनकी 3 पत्नियां थीं। वे टर्कॉइज या फिरोज़ा के बीड्स पहनती हैं। ये हमारा सबसे रोचक एक्सपीरियंस रहा, जिसको तारा के कठिन परिश्रम की वजह से हम देख पाए और महसूस कर पाए। 1992 में यूनाइटेड नेशंस की संस्था जो विश्व धरोहरों को सूचीबद्ध करती है और उन पर नीति बनाती है, जिसे यूनेस्को के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कल्चरल लैंडस्केप नामक एक नई कैटेगरी को अपने वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ में शामिल किया। इसमें पारंपरिक तरीके के रखरखाव को भी मान्यता दी गई। ये इंडिजिनस आर्किटेक्चर के लिए महत्वपूर्ण कदम है, खासकर हमारी तेजी से लुप्त होती इस सामूहिक धरोहर के लिए।
मैं एक कंजर्वेशन आर्किटेक्ट और नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी का फॉर्मर मेंबर होने के नाते कामुआ नोकरू को कल्चरल लैंडस्केप की कैटेगरी में सम्मिलित करने योग्य पाती हूँ और आशा करती हूँ कि मॉडर्निटी और सीमेंट पहुँचने के पहले इसके संरक्षण की कोई योजना बनाई जाए। डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती और तारा डगलस का अनएडिटेड इंटरव्यू देखने के लिए वार्तालाप के आने वाले एपिसोड ज़रूर देखें, बहुत यूनिक और रेयर है। तारा डगलस की कामुआ नोकनू पर फिल्म्स और किताबों की लिंक नीचे देखें, जिसे आप फॉलो करें। आपका यहाँ आना हमारे लिए एक प्रोत्साहन का सोर्स है। हमारे और एपिसोड्स में ज़रूर आएं, हमें बहुत खुशी मिलती है। नमस्कार।